हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल उसका सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये एक बहुत ही डेयरिंग करेजियस कहानी है। इसमें एक पति पत्नी और उनके दो बच्चे है ना, बेटी है 7 वर्ष की और बेटा है 6 वर्ष का, और वो 1,05,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा पे निकलते हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते कि कितनी जो है ना वो कठिनाइयों से भरी उनकी यात्रा रही होगी। आप इसे पढ़ें और मेरे साथ एंजॉय करें। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6, इनका जो बेटा है जोनाथन उसका एज क्या है 6 है, डॉटर सुजैन 7 और जो डॉटर है सुजैन वो 7 वर्ष की है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर एक प्लाईमाउथ जगह है, वहाँ से हम सेल स्टार्ट करते हैं, सेल यानी समुद्री यात्रा स्टार्ट करते हैं टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 years अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। तो 200 वर्ष पहले यानी 1976 से 200 वर्ष पहले एक कैप्टन जेम्स कुक थे, उन्होंने पूरे देश की, पूरे विश्व की जो है ना, पूरी वर्ल्ड, अपनी जो पृथ्वी है इसकी परिक्रमा की थी समुद्री यात्रा के द्वारा, ठीक है ना। तो वो उसी यात्रा को डुप्लीकेट करना चाह रहे थे। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, उसकी फोटोकॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, फोटोकॉपी मतलब जैसा पहला वैसा ही दूसरा, तो उसी जैसी यात्रा वो भी संपन्न करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहां से शुरू किया, इंग्लैंड के अंदर प्लाईमाउथ एक जगह है वहां से शुरू किया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय तक मारी एंड आई, मारी यानी उनकी पत्नी, एंड आई और मैं, ये 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है ना। तो ये जो नरेटर हैं, जो लेखक हैं, ये उस समय कितने वर्ष के थे, 37 वर्ष के एक बिजनेसमैन थे। तो वो और उनकी पत्नी मारी हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, इन्होंने सपना देखा था, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। फेमस एक्सप्लोरर कौन है, प्रसिद्ध ये कैप्टन जेम्स कुक। तो उन्हीं की यात्रा को डुप्लीकेट करने के लिए है ना, उन्हीं की जैसी ही यात्रा दोबारा से पुनः संपन्न करने के लिए उन्होंने सपना देखा है ना। मारी और जो लेखक हैं स्वयं, उन्होंने इन द वेक ऑफ, वेक ऑफ का मतलब होता है उसके, वेक, इन द वेक ऑफ मतलब कॉन्सिक्वेंस मान लो आप इसको, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ, किसकी वजह से, यानी तो एक तरह से उसी की, उनकी यात्रा को क्या करना चाहते हैं, ये डुप्लीकेट करना चाह रहे थे, ठीक है ना। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों तक वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम, और पिछले 16 वर्षों, अब देखो इन्होंने कितनी तैयारी करी है ना, पिछले 16 वर्षों में हमने, ये कह रहे हैं कि हमने बिताए, स्पेंट यानी बिताए, ऑल आवर लेजर टाइम, हमारा जो भी फुर्सत का समय था उसे किस में बिताया, होनिंग अवर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। हमारी जो सी फारिंग स्किल्स हैं, सी फारिंग का मतलब होता है समुद्र की यात्रा, समुद्री यात्रा करने के लिए जो जरूरी स्किल्स होती हैं, जो जरूरी हुनर होता है ना, उन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, होन करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए उन्होंने 16 वर्ष बिताए, उसकी प्रैक्टिस करी है ना। जैसे जो प्लेयर्स होते हैं वो कितनी बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे ही इन्होंने, क्योंकि इतनी बड़ी एक समुद्री यात्रा पे ये निकलने वाले थे, तो ब्रिटिश वाटर्स, तो ब्रिटिश वाटर्स का मतलब क्या है, इंग्लैंड क्या है, एक तरह से पानी में है ये, ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र है, ठीक है ना। तो उसके आसपास का जो समुद्र था, जैसे हमारा देश है, हमारे देश की तरफ तो क्या है, 3 तरफ पानी है, ठीक है ना। तो एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है हमारे देश के, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है ना। तो लेकिन ब्रिटिश जो है ये एक तरह से ये द्वीप समूह है, ये चारों तरफ क्या है, इसके पानी पानी है, ठीक है। तो ये लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने सपना देखा उस फेमस एक्सप्लोरर की वजह से, इन द वेक ऑफ, है ना,
ऑन अकाउंट ऑफ, उस फेमस एक्सप्लोरर की वजह से सपना देखा। और इन्होंने पिछले 16 वर्ष में जो इनके पास फुर्सत का समय था उसे इन्होंने बिताया ब्रिटेन के चारों तरफ समुद्र के अंदर, है ना, प्रैक्टिस करके अपनी जो समुद्री यात्रा के लिए आवश्यक जो हुनर होता है उस हुनर को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने 16 वर्ष का समय बिताया। देखो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, ये है ना, ये वर्ल्ड का मैप है ना, ये वर्ल्ड का मैप है। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इंग्लैंड है, देखो ये यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये तो इन्होंने, लेखक ने, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये पूरा पानी है, समुद्र है ये, है ना। तो इन्होंने ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यहाँ से शुरू किया, इसके अंदर यात्रा करी, और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इसके सारे 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 फिर ये यहाँ पहुँचे, है ना। ये साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन, ठीक है, मैं अब आगे बताऊंगा इसमें आपको। अमर बोट वेव वॉकर, है ना, जो ये बोट लेके गए थे उस समुद्री यात्रा पर, उसका नाम क्या था, वेव वॉकर था, है ना, एक तरह से वेवों के ऊपर चलने वाली, तरंगों के ऊपर चलने वाली वेव वॉकर। ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। बेटा आप इसको पूरा देखना है ना, आप विश्वास जो है ना नहीं करोगे कि कितनी साहस भरी कहानी है ये। तो ये कह रहे हैं हमारी बोट जिसका नाम था वेव वॉकर था, 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वजन था। देखो तो एक तरह से ये बोट क्या, एक तरह से शिप ही है, क्या है ये, एक समुद्री जहाज ही है उनका। 23 मीटर है ना लंबी इनकी बोट थी, 30 टन उसका वजन था। वुडन हल्ड, उसके जो नीचे का बेस था, फ्रेम जो था उसका वो लकड़ी का था, है ना। हल किसको बोलते हैं, बेस को बोलते हैं। ब्यूटी, बहुत प्यारी सी इनकी एक बोट थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसे पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया था। क्यों किया गया था, देखो क्योंकि इनको 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी उसी बोट के द्वारा, है ना। वर्षों का समय लगना था, 3 ईयर, कितने 3 वर्ष लगने थे इनको। तो 3 वर्ष तक जो बोट या जो जहाज पानी के अंदर रहेगा, और तो उसके लिए उस यात्रा ने कितना बड़ा तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। उसके अंदर सारी की सारी वो होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने उसको पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से तैयार किया था, कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाए इस वजह से, है ना। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और लेखक कह रहे हैं कि हमने महीनों बिताए इसे तैयार करने में। एंड टेस्टिंग इट, और इसे टेस्ट किया, है ना, इसकी जांच की। इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, है ना, जो भी हमको मिल सकता था उस उतने खतरनाक से खतरनाक मौसम जो होते हैं, हमने उन मौसम में उसका ट्रायल किया, उसको चला के देखा कि भाई हमारी बोट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाए, क्योंकि जान पे बन जाती है अगर ऐसे प्रॉब्लम हो जाए तो। अब कह रहे हैं द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान्ड 3 ईयर 1,500 105,000 है ना 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। देखो मैंने बताया था ना आपको कि अपनी यात्रा का जो फर्स्ट लेग था, फर्स्ट पार्ट, है ना, अपनी यात्रा का फर्स्ट पार्ट जो था, कितनी यात्रा थी इनकी, 3 वर्ष की थी वो, और 105,000 का मतलब क्या हो गया, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी जो थी इनकी पास्ट प्लेजेंटली। उनका जो प्रथम पार्ट था वो बड़े आसानी से निकल गया। एज वी सेल डाउन, क्योंकि हम नीचे की तरफ उतरे, समुद्र में नीचे की तरफ हमने यात्रा की। द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, है ना, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, उसके पश्चिमी किनारे होते होते, पश्चिमी किनारे के सहारे होते हुए वो कहाँ पहुँच गए, केप टाउन। देखो अभी बताया था मैंने आपको ये, है ना। देखो इसको मैं और बड़ा करता हूँ, देखो ये पूरे विश्व का नक्शा हो गया। देखो ये भारत है, इंडिया है ना, ये ब्रिटेन है। अब यहाँ से ये यूरोप है, ये वाले यूरोप के कंट्रीज़ हैं। यहाँ से इस ब्लू कलर का ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इसमें से ये ऐसे ऐसे, और ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसकी ये वेस्ट, इधर की तरफ वेस्ट होता है, इधर की तरफ ईस्ट होता है। तो इस वेस्ट कोस्ट के सहारे यहाँ आगे देखो ये साउथ अफ्रीका, देखो मैंने बड़ा करके दिखा दिया आपको, ये लिखा हुआ साउथ अफ्रीका। इसकी जो कैपिटल है ये केप टाउन है, तो यहाँ केप टाउन पे वो पहुँच गए। तो ये इनकी फर्स्ट पार्ट था अपनी यात्रा का।
है ना। यहाँ से ब्रिटेन का जो प्लाईमाउथ था वहाँ से लेके और इस अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट के सहारे सहारे और कहाँ पहुँच गए, ये केप टाउन पहुँच गए। ये इनकी यात्रा का प्रथम जो चरण था वो सकुशल गुजर गया, ये कह रहे हैं ये। देयर, वहाँ पर, बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की ओर बढ़ने से पहले, है ना, क्योंकि अब यहाँ से इनको कहाँ जाना था, बताया था ना मैंने आपको। देखो अब यहाँ से यहाँ आगे ना, अब इनको इधर जाना है, इस तरफ, तो ये ईस्ट है ना, इधर जाना है। अब ये जो पूरा है ये क्या है बताओ, हिंद महासागर इसको बोलते हैं, है ना, साउथ इंडियन ओशियन, दक्षिण हिंद महासागर, ठीक है ना। तो इसके तो ये कह रहे हैं कि ईस्ट की ओर बढ़ने से पहले, ठीक है ना, बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन ले लिए। क्रूमैन का मतलब होता है जैसे नाविक होते हैं, है ना, 2 नाविक और ले लिए इन्होंने, है ना, वो भी एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट नाविक, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा पे जाना था इनको। अमेरिकन लैरी विजल, है ना, एक उनमें थे लैरी विजल नाम का था जो अमेरिकन थे, अमेरिका के रहने वाले थे, और दूसरे स्विस हर्ब सिगलर, जिनका नाम हर्ब सिगलर था और वो कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। तो इन्होंने 2 नाविकों को हायर कर लिया। हायर करने का मतलब क्या होता है, एक तरह से उनकी सेवाएं किराए पे ले ली, ठीक है ना। टू हेल्प अस टैकल, हमें मदद करने के लिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, संसार के जो सबसे कठिन यात्रा के नाम से जाने जाते हैं जो समुद्र, उनमें से एक समुद्र की यात्रा हमें करनी थी। और वो समुद्र कौन सा था, द सदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिण हिंद महासागर। तो दक्षिण हिंद महासागर में इनको अपनी यात्रा करनी थी, जो कि संसार के सबसे रफेस्ट सीज में से एक है ना। तो उस टफ यात्रा को टैकल करने के लिए 2 व्यक्तियों की इन्होंने सेवाएं हायर कर ली। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब हम केप टाउन, बताया मैंने केप टाउन क्या है, दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है ये। केप टाउन से आगे जब हम बढ़े दूसरे दिन, ऑन द सेकेंड डे ऑफ केप टाउन, जब केप टाउन से आगे चले दूसरे दिन, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो हम, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, गेल्स का मतलब होता है तेज हवाएं, स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो हमें तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। तो जैसे ही केप टाउन से चले दूसरे दिन से ही हमें स्ट्रॉन्ग गेल्स, है ना, तेज हवाओं का, हमें वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स का हमें सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आगे आने वाले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्लू कंटिन्यूअसली, वे लगातार चलती रहीं, यानी आगे कई सप्ताह तक वो लगातार हवाएं चलती रहीं। अब लेखक कह रहे हैं, गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स मुझे परेशान नहीं करती, यानी मुझे इनकी चिंता नहीं होती, है ना, तेज हवाओं की मुझे चिंता नहीं होती। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो उन वेव्स का जो साइज था, है ना, उनका आकार था, वो चिंताजनक था, है ना। अब देखो बच्चों कि ये बेटा लेखक खुद 37 वर्ष के हैं, इनकी पत्नी भी इनके आसपास ही होंगी, थोड़ी बहुत छोटी होंगी, 1-2 साल, है ना, और एक बच्ची है 7 वर्ष की और बेटा है 6 वर्ष का। अब आप सोच सकते हो कि 3 वर्ष की यात्रा के लिए बच्चों को लेके चल दी अपने साथ में, है ना। कितनी बड़ा अथाह समुद्र है, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा है। कितने बड़े डेयरिंग लोग हैं ये लोग, है ना, जो यूरोपियंस होते हैं, है ना। हम लोग बेटा इंडियंस जो है ना, हमारे अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, है ना, लेकिन हमें इस जो वेस्ट है ना, वेस्ट किसको बोलते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को बोलते हैं, अमेरिका को बोलते हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उनकी अच्छी चीज़ों को हमें सीखने की आवश्यकता, हमारी अच्छी चीज़ों को हम संजो के रखें। भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग क्या है, थोड़े से लेथार्जिक हैं, है ना, हम लोग वो नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना। हम सब लोग क्या है, अपने बस जो काम चल रहा है बस ठीक है, उसी में ही संतुष्ट रहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों से हमें ये बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो लेखक कह रहे हैं कि अगले कुछ सप्ताह तक लगातार हवा चलती रही। ये कहते हैं कि ये जो गेल्स हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, इनकी मुझे ज़्यादा चिंता नहीं होती। बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन उन जो वेव्स आ रही थी, समुद्री जो लहरें उठ रही थी, उनका जो आकार था वो चिंताजनक था। अप टू 15 मीटर, कितना, 15 मीटर ऊंची, सोचो आप, ठीक है ना। एज हाई एज अवर मेन मास्ट,
इतनी ऊंची जो कि हमारा मुख्य मास्ट होता है। मास्ट का मतलब देखो बेटा, जैसे ऐसे समझो ये इस तरह की बोट है, ऐसी ये बोट हो गई या शिप हो गया है ना, और इसमें देखो इस तरह का यहाँ पे ये ऊंचा होता था, ये डेक कहलाता है, ये वाला एक तरह से बेस बन गया इसका, है ना। ये क्या हो गया, क्योंकि कुछ हिस्सा तो उसका पानी में डूबा रहता है शिप का, ये डेक हो गया। तो यहाँ पे एक मेन, जैसे माना ये इधर की तरफ चल रही है या इधर की तरफ चल रही है ना, तो सॉरी इधर की तरफ अगर चल रही तो ये मेन मास्ट हो गया। और इस पे क्या है, तुमने देखा वो कपड़े लगे रहते हैं, पतवार सी लगी रहती हैं। तो ये जो मेन फ्रेम है ये क्या कहलाता है, ये जो मेन फ्रेम है ये मास्ट कहलाता है इसका, जो लोहे का या उसका जो होता है, जिस पे कि ये जो पर्दे होते हैं इसके, ठीक है ना, ये टंगे रहते हैं, जिससे कि हवा इनसे टकराती है और वो भी इसको क्या करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। हालांकि ये इंजन ड्रिवन होते हैं, इंजन ड्रिवन का मतलब इनके अंदर इंजन लगे रहते हैं, है ना, वो इंजन धकेलते हैं इसको। लेकिन ये जो पर्दा होता है कैनवास का, ठीक है ना, तो ये भी क्या करते, पतवार जिसको बोलते हैं, पाल इसकी नाव की पाल बोल दो, पतवार बोल दो, तो ये भी क्या करते हैं, हवा का से ये चलते हैं तो उसको सहारा मिलता है। तो ये लेखक कह रहे हैं कि जो हमारी मेन मास्ट थी इसकी बोट की या शिप की, उससे भी ऊंची लहरें थी वो। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व की ओर पहुंच गए, समुद्र के अंदर पहुंच गए। ये कितना आगे बढ़ गए, 3500 किलोमीटर। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस का मतलब होता है वेरी डेंजरस, है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक, है ना, एक्सट्रीमली बैड, हॉरिफाइंग, ऐसे मौसम के बावजूद, क्योंकि 25 दिसंबर था, आपको पता ही है बेटा, 25 जो है ना दिसंबर तो क्रिसमस मनाते हैं ना, क्रिसमस डे होता है ये, तो इंग्लिश जो होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है ये। तो उन्होंने वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमने बड़ा शानदार हॉलीडे मनाया। कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री भी सजाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, है ना, अब नया नववर्ष का दिन आ गया, है ना, उस दिन भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इन द वेदर, मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, है ना। 25 दिसंबर को इन्होंने खूब आराम से क्रिसमस मनाया, इन्होंने सोचा चलो न्यू ईयर तक ये मौसम क्या हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, है ना, लेकिन हमने कल्पना की कि ये जो मौसम है ये जल्दी ही बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और हाँ मौसम बदला फॉर द वर्स, उल्टा क्या हो गया, मौसम बदला तो सही लेकिन और ज़्यादा खराब हो गया, है ना। तो लेखक क्या कल्पना कर रहे थे कि मौसम क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना, बदल जाएगा, लेकिन बदला तो सही, तो उल्टा खराब से क्या हो गया, और ज़्यादा खराब हो गया बजाय मौसम सुधरने के। एट डॉन ऑन जनवरी 2, जनवरी 2 का जो सूर्योदय हुआ, है ना, उस दिन द वेव्स वर जाइजेंटिक, जो वेव्स थी, है ना, लहरें थी, वो विशाल काय हो गई। जाइजेंटिक किसको बोलते हैं, बहुत बड़ी, एक्सट्रीमली लार्ज। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, है ना। अब ये देखो स्टॉर्म जिब का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया था ना, ये पतवार होती है, पाल बोल दो, पतवार बोल दो, कपड़े की होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है, तो इससे हवा टकराती है और ये जो बोट या शिप जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो अब माना तेज हवा चल रही तो और ज़्यादा तेज चलेगा कि नहीं चलेगा ये, ठीक है ना। तो इसको क्या करना, इसको कंट्रोल करने के लिए ये इस पतवार को क्या करते हैं, उतार देते हैं नीचे, है ना, छोटा कर देते हैं इसको, बिल्कुल स्मॉल कर देते हैं, छोटा सा कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि वो जो वेव्स थी वो जाइजेंटिक थी, हम बस छोटी सी स्टॉर्म जिब के साथ चल रहे थे, हमारी पाल को हमने क्या कर रखा था, बिल्कुल छोटा कर रखा था। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और पाल को छोटा करने के बावजूद भी, जिब को छोटा करने के बावजूद भी हम अभी भी 8 नॉट्स की रफ्तार से चल रहे थे। नॉट्स जो है ना, ये जैसे अपने किलोमीटर होता है ना, ऐसे ही बेटा जो या तो समुद्री जो दूरी होती है या जो हवाई दूरी होती है ना, उसको नॉटिकल माइल्स बोलते हैं, नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना। तो 8 नॉट्स का मतलब क्या हो गया, 1 नॉट जो होता है, ठीक है ना, 1 नॉट का मतलब ये क्या है, स्पीड की यूनिट है ये, है ना, और ये 1 नॉटिकल माइल पर आवर के बराबर होती है। तो 1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 1 नॉटिकल माइल पर आवर, और ये किससे चल रहे थे,
8 नॉट से चल रहे थे, और जो 1 नॉटिकल माइल होती है वो 1.85 किलोमीटर के आसपास होती है ना। और ये 8 से चल रहे थे, जब 8 को आप 1.85 से गुणा करोगे तो लगभग 15 किलोमीटर के आसपास की स्पीड आती है। तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहे। तो पानी के अंदर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत होती है, तो इतनी तेज तूफान था। एज द शिप रोज ऑफ द टॉप ऑफ ईच वेव, जब हमारा शिप हर लहर के ऊपर जब ऊपर उठता था तो हमें वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, तो हमें दिख रहे थे अपनी ओर आता हुआ एक एंडलेस अथाह विशालकाय समुद्र हमारी ओर उमड़ता हुआ हमें नजर आता था। कुछ जैसे ही लहर पे बोट ऊपर उठती थी, शिप ऊपर उठता था, तो आगे का दृश्य दिख जाता था ना उनको, तो ऐसा लगता था कि समुद्र हमारी तरफ उड़ेलता हुआ चला आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो तेज हवा होती है, आपने बेटा कभी जानने का मौका मिले तो आप जाना, समुद्र के किनारे ही इतनी तेज हवाएं चलती हैं, सन की आवाज़, क्योंकि बहुत ही आप घंटे 2 घंटे ही रुक सकते हो वहाँ, लगातार उस पर रुकना कितना पेनफुल होता है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि जो हवा थी, उस विंड, जो तेज हवा थी, उसकी जो स्क्रीमिंग थी और जो उसका स्प्रे था, किक, स्प्रे मतलब होता है हिट जो होता है उसकी, यानी वो हवा स्ट्रॉन्ग विंड क्या कर रही थी, हमको हिट कर रही थी, तो वो हमारे कानों के लिए क्या थी, बड़ी पेनफुल थी, है ना? हमारे कानों के लिए क्या थी, वो बहुत ही पेनफुल थी। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को स्लो करने के लिए, अब देखो ये लेखक कभी इसको बोट बोल देते हैं, कभी इसको शिप बोल देते हैं, तो हमने अपनी बोट को धीमा करने के लिए, उसकी स्पीड को धीमा करने के लिए we dropped the storm jib and laced a heavy mooring rope in a loop across the stern, है ना। अब देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, ठीक है ना, जैसे ऐसे देखो बेटा कि ये जो है ना, चलो मैं दोबारा से बनाता हूँ, ये हमारी ये नाव हो गई, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, इसका डेक हो गया, ये क्या हो गया, इसका डेक हो गया, और ऐसे ऐसे जा रही है ये, मानो है ना, इस तरफ जा रही है ये केप टाउन था, यहाँ से इधर ये इंडिया है और ये हिंद महासागर ऐसे जा रही है ना। तो ये इसका क्या हो गया, मेन मास्ट हो गया, और इस पे इस तरह से ये पतवार लगी रहती हैं, ठीक है ना, हवा जो कैनवास जो होता है। और ये इसका पीछे का हिस्सा जो है ये स्टर्न कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टर्न कहलाता है ना। अब माना इधर की तरफ जा रही है तो इधर तेज हवाएं हैं, तो क्या होगा बताओ, तेज हवाओं की वजह से ये और तेज चलेगी, तो ये जो पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ से नीचे एक बहुत मोटी रस्सी और इसके नीचे एक एंकर होता है ना। क्या होता है, एक बहुत बड़ा एंकर, जैसे तुमने देखा होगा जमीन में खूंटा गाड़ देते हैं अपन रस्सी के साथ, पशु को बांध देते तो पशु फिर हिलता भी नहीं है वहाँ से, बस उसी के चारों तरफ मंडराता रहता है। तो वैसे ही एक इसके जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ से एक मोटी रस्सी के सहारे एक एंकर, इस तरह का एक एंकर होता है लोहे का, बहुत भारी भरकम, वो पटक देते हैं समुद्र के अंदर, ऐसे पटक देते हैं वो, ठीक है ना, क्योंकि अपने वजन की वजह से क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है नीचे, और ये किसमें, पानी के अंदर चला जाता है। तो अब ये पानी में डूब गया है ना, अब ये बोट के साथ अटैच है, तो बोट इधर की तरफ जा रही है आगे, है ना, तो ये क्या करेगा, इसकी जो गति है उसका क्या करेगा, उसको स्लो कर देगा, क्योंकि हवा के उसके पानी के अंदर चलेगा ना फिर ये, तो पानी के अंदर क्या होगा, प्रतिरोध होगा इसका, तो ये इसको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो यही इसको मैं कहा बताया गया है इसमें, ठीक है ना। तो टू स्लो द बोट, उस बोट को धीमा करने के लिए, टू स्लो द बोट को धीमा करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमने जो स्टॉर्म जिब की उसको और नीचा कर दिया, और छोटा कर दिया, एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रोप, है ना, आ गया ना, देखो लो वही हैवी मूरिंग रोप का मतलब एक बहुत भारी भरकम मोटी रस्सी, है ना, का लूप फंसा के हमने उसका लूप बना के, लूप यानी छल्ला बना के, इस तरह से छल्ला बना के हमने किस पे, स्टर्न पे, और वो नीचे डाल दिया, उसको समुद्र के अंदर उसको पटक दिया, जिससे कि वो क्या हो जाए, उसकी स्पीड कम हो जाए। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, फिर हमने हर चीज़ के अंदर डबल गांठ लगा दी मजबूत करने के लिए, है ना, जो भी शिप की जो चीज़ें थी उन पर डबल कर दिया उनको। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट, है ना, क्योंकि इनको डर लगने लग गया ना, भाई अब कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। डर क्या मतलब, एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ये। हमने, लेखक कह रहे हैं कि वी वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, है ना, ड्रिल का मतलब होता है जैसे किसी की वो करते हैं ना, पहले से तैयारी करते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते हैं वो, तो लाइफ राफ्ट ड्रिल
करी इन्होंने, है ना, जीवन को बचाने के लिए जो तैयारी करनी होती हैं, है ना, जैसे ऐसे समझो इसमें बताया, देखो अटैच्ड लाइफ लाइन्स, जो हमारी लाइफ लाइन्स थी वो हमने अटैच कर ली, जैसे अपने चारों तरफ वो जैकेट पहन लेना, लाइफ जैकेट होती है ना, देखा होगा आपने, जिसमें हवा भरी रहती है, तो जैसे आदमी गिर भी जाए तो वो डूबे नहीं उसके अंदर। ऐसे गोल ट्यूब होते हैं, ऐसे ट्यूब्स होते हैं, उनको अपने चारों तरफ, बहुत सारे उपकरण होते हैं जो कि व्यक्ति की जान बचाने के लिए। तो ये यही कह रहे हैं कि हमने हर चीज़ को डबल लेस कर लिया, है ना, और लाइफ राफ्ट ड्रिल करी हमने, है ना, एक तरह से उसकी प्रैक्टिस करी और लाइफ लाइन्स को अटैच कर लिया। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, है ना, डोन यानी पहनना, ऑयल स्किन, ऑयल स्किन्स का मतलब होता है एक ऐसा मोटा कपड़ा, है ना, मोटा कपड़ा होता है जो ऑयली होता है ना, जिसमें पानी नहीं घुसता, ठीक है ना, और लाइफ जैकेट्स पहन ली। एंड वेटेड, और हमने इंतजार करना शुरू कर दिया कि भाई आने दो उन लहरों को हमारी ओर। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर केम एट अबाउट 6 PM। पहला जो संकेत था हमारी ओर आगे बढ़ते हुए उस डिसास्टर का, है ना, उस आपदा का, वो कितने बजे आया? शाम को 6 बजे आया। विद एन ओमिनस साइलेंस, ओमिनस होता है अशुभ संकेत देने वाला, जैसे होता है ना कोई अनहोनी घटित होने वाली है, तो ऐसा साइलेंस हो गया, एकदम बिल्कुल शांत। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश अचानक से काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, फिर एक बहुत तेज, है ना, रोर की आवाज़ हुई, है ना, दिल दहलाने वाली आवाज़, है ना, रोर हुई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, और एक बहुत बड़ा विशालकाय बादल, टूवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप, एफ्ट बोलते हैं पीछे का हिस्सा, है ना, पीछे के हिस्से जो इस, अब देखो ऐसे देखा था ना अपन ने कि ये ऐसे जा रही है, जो ये बोट है ना, या शिप है, ये जैसे ऐसे यहाँ से इंग्लैंड से चला था ना, यहाँ साउथ अफ्रीका थी, और फिर ऐसे यहाँ इंडिया है, इधर की तरफ बढ़ रहा है ये ऐसे, है ना, तो ये जो पीछे का हिस्सा था इसका यहाँ पे, तो इस तरफ से ये वेव आ रही है पीछे की ओर से, ठीक है ना। तो एफ्ट बोलते हैं इसको, जो पीछे का हिस्सा होता है शिप का, उसको एफ्ट बोलते हैं। तो हमारा जो शिप का पीछे का हिस्सा था, उसके पीछे की ओर, है ना, उसके पीछे एक विशाल काय बादल आ खड़ा हुआ। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, है ना, भयभीत हूँ, है ना, विद हॉरर, डर कर, है ना, या हॉरर, एक तरह से ये लेखक डरे नहीं है ना, लेकिन भय तो हो ही जाता है। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, कि ये बादल नहीं था, क्योंकि बादल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बादल तो क्या होगा, बरस जाएगा पानी के रूप में, लेकिन वो बादल नहीं थी, बट ए वेव, है ना, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि वो बादल नहीं था, बल्कि एक वेव थी, है ना, एक लहर थी, समुद्री लहर थी, जिस प्रकार की लहर को मैंने आज तक नहीं देखा। देखो आपने शुरू में बताया था ना बेटा कि 16 वर्ष इन्होंने, जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश जो इंग्लैंड के चारों तरफ का जो समुद्र है, उसके अंदर इन्होंने प्रैक्टिस करते हुए निकाले, 16 वर्ष तक प्रैक्टिस करी, लेकिन इस तरह की जाइजेंटिक वेव इन्होंने आज तक नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल सीधी खड़ी नजर आ रही थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो अन्य लहरें थी उनकी दोगुनी थी ये। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जो इसकी चोटी थी, क्रेस्ट किसको बोलते हैं, चोटी जो थी, वो ऐसी डरावनी थी जैसे कि किसी हर चीज को क्या कर सकती हो, वो तोड़ सकती हो। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, और जो वो दहाड़ थी, है ना, वो एक थंडर में बदल गई। थंडर का मतलब होता है कड़कड़ाहट में बदल गई, जैसे आकाशीय बिजली कड़कती है तो कितनी तेज धड़ाम की आवाज होती है, उसको थंडर बोलते हैं, है ना। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, है ना, तो अब क्या हुआ, वो जो वेव थी वो उनके शिप से आके टकरा गई, है ना, और उसका जो पीछे का हिस्सा है, स्टर्न जो है, मूव्ड अप, वो ऊपर उठ गया, टू द फेस ऑफ द वेव, उस लहर के फेस पर, उसकी वजह से। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, एंड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके ऊपर से निकल जाएंगे, अर्थात ये जो वेव है ये हमारे नीचे से निकल जाएगी, ऐसा हमने सोचा।
बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सुक द डेक, लेकिन तब हमने देखा कि एक विशाल काय है ना एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट होता है ना, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, विस्फोट होता है, लेकिन यहां इसका मतलब विस्फोट नहीं है, ठीक है ना। यहां पे क्या है, एक तरह से वो जो टकराई है तो उसकी वजह से ऐसा लगा जैसे कोई भयंकर विस्फोट हो गया हो, इतनी तेज आवाज आई। उसने डेक को हिला दिया, सुक द डेक, डेक को मैंने बताया था ना डेक क्या होता है, जैसे ये मैंने नाव बताई थी ना, इस तरह की ये नाव है, तो ये जो बेस बनाते हैं इसका है ना, यहाँ पे ऊपर फिर सारी चीज़ें कमरे वगैरह बने रहते हैं है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, इसको डेक बोलते हैं। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, टॉरेंट का मतलब होता है बहुत तेज धारा, ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरे, अब वो समुद्री पानी कुछ हरा कुछ नीला कुछ सफ़ेद इस तरह का होता है। ब्रोक ओवर द शिप, शिप के ऊपर आ टकराया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, है ना, अब उसके अंदर जो एक ड्राइविंग व्हील होता है, स्टीयरिंग बोलते हैं ना जिसको अपन कार में होती है, इनमें सब व्हीकल्स में होती है, तो लेखक का नरेटर का जो सिर था वो व्हील से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं बाहर पटक दिया गया हूँ। कहाँ पटक दिया गया हूँ, बाहर पटक दिया गया हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं उन वेव्स में डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया था कि बस अब मेरा अंत समय आ गया है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जब मैं अपनी चेतना को खो रहा था, अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मुझे थोड़ा पीसफुल महसूस हुआ, क्योंकि अनकॉन्शियस हो गया ना, लेखक क्या हो गया, अनकॉन्शियस होगा, ठीक है ना, अचेतन अवस्था में चला गया, इसलिए उन्हें क्या महसूस हो रही है, एक विशेष प्रकार की शांति महसूस हो रही। क्यों शांति, तो क्या एक तरह से आदमी जब फील करना ही बंद कर दे तो अपने आप ही शांति महसूस होने लग जाती है उसको। अनएक्सपेक्टेडली, जैसा कि मैंने आशा नहीं की थी, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, अचानक से मेरा जो सिर था वो पानी के ऊपर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूरी पर ही, कुछ मीटर दूरी पर ही, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, जो उनकी वेव वॉकर था, जो उनका शिप था, वो डूबने ही वाला था, लगभग डूबने की स्थिति में आ गया था। हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसके जो मास्ट थे, बताते ना जो मेन पोल होता है जिससे कि वो पतवार टंगी रहती हैं, वो लगभग सीधा हो गया था। वैसे तो क्या होता है, वर्टिकल खड़ा रहता है वो, लेकिन वो क्या हो गया था, हॉरिजॉन्टल हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, फिर अचानक से क्या हुआ, एक वेव आई और उसने सीधा खड़ा कर दिया। हर्ल्ड अप, हर्ल का मतलब ऊपर उछाल देना है ना, उसे सीधा ऊपर की ओर उछाल दिया उसने। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, मैंने जो लाइफ लाइन पहन रखी थी उसके अंदर एक बहुत तेज झटका लगा है ना, खिंचता हुआ, टॉट यानी खिंचता हुआ झटका लगा। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, है ना, और लेखक कहाँ पहुंच गए अचानक से, उस वापस से अपनी उसी के पास पहुंच गए, वेव वॉकर के पास हो गए, और उन्होंने ग्रैब, जो गार्ड रेल्स होती हैं उनको पकड़ लिया है ना, सरिये लगे रहते हैं ना पकड़ने के लिए, उनको पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं उन सरियों के अंदर से पार होता हुआ वापस किसके अंदर आ गया, उस वेव वॉकर की जो मेन बूम है ना, उसके अंदर में आ गया, जो मेन स्पेस है उसमें आ गया। सबसीक्वेंट वेव्स, उसके बाद आने वाली जो लहरें थी, उन्होंने टॉस्ड मी, उन्होंने मुझे कभी इधर पटका कभी उधर, टॉस का मतलब होता है इधर उधर फेंकना है ना, तो उन्होंने मुझे उछाला। अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, उस डेक पर, जो जहाज का जो डेक था उसका जो बेस था उसके ऊपर मुझे रैग डॉल का मतलब होता है जैसे कपड़े की गुड़िया होती है ना, फटे पुराने कपड़ों की गुड़िया बना लेते हैं छोटे बच्चे खेलने के लिए, तो जैसे गुड़िया कोई इधर उधर हो रही हो, इधर उधर उछल रही हो, मैं लहरें मुझे इस तरह से उछाल रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, है ना, अब कभी इधर टकरा रहा है लेखक, कभी उधर टकरा रहा है, उनकी जो लेफ्ट रिब्स थी, बाईं ओर की जो पसलियां थी वो चटक गईं। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से भर गया। समहाउ, जैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील, मैंने व्हील ढूंढ निकाला, व्हील के पास पहुंच गया मैं, जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना वहां पहुंच गया। लाइंड अप द स्टर्न, मैंने जो समुद्र, उसका जहाज का जो पीछे का हिस्सा है उसको सीधा करने की कोशिश की व्हील को घुमा के। फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली वेव के लिए, क्योंकि दूसरी वेव फिर आने वाली थी है ना। एंड हैंग ऑन, और मैं उस स्टीयरिंग व्हील से चिपका रहा, उसको बैलेंस करता रहा।
वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था, चारों तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि शिप के अंदर भी पानी नीचे भर गया है। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने ये डेयर नहीं करी कि मैं इसे छोड़ दूं जांच करने के लिए, क्योंकि अगर उसको छोड़ दूंगा तो पीछे से वेव आ रही है, वेव वापस से टक्कर मारेगी और ये टेढ़ा वैसे ही हो रही है, सिप पहले ही टेढ़ा हो रहा है तो ये डूब जाएगा। तो उसने उसको सिप को सीधा करने की कोशिश करने के लिए, सीधा रखने के लिए उसने उसको पकड़ के रखा। सडनली, अचानक से, द फ्रंट हैच, हैच यानी डोर बोलते हैं, हैच इसको बोलते हैं, दरवाजे को बोलते हैं। अचानक से आगे का दरवाजा खुला, थ्रू ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, और मेरी पत्नी मैरी जो थी वो प्रकट हुई, वो आई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक है वो तहस नहस हो गया है, जहाज का हमारे का डेक तहस नहस हो गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हमारे इसमें पूरे में पानी ही पानी भर गया है। टेक द व्हील, तुम व्हील को पकड़ो। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, है ना, मैं लड़खड़ाकर जब उस दरवाजे के पास दरवाजे की तरफ मैंने पहुंचने की कोशिश की और मैंने अपनी पत्नी को कहा कि आप व्हील को संभालिए। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक ए मैडमैन, लैरी और हर कौन थे वो, देखो दो, एक अमेरिकन था और एक स्विट्जरलैंड का रहने वाले, जो दोनों दो नाविक थे जिनको कि इन्होंने किराए पे लिया था। वो एक पागल आदमी की तरह पानी को पंप करने में लगे हुए थे, यानी बिल्कुल अपनी जान पे खेल के वो पानी को जहाज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पंप करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटी हुई लकड़ियां, है ना, क्योंकि लकड़ी का ही तो वो बेस होता है, तो वो लकड़ियां क्या हो गई थी, टूट गई थी। हंग एट क्रेजी एंगल्स, और वो टूट के विभिन्न प्रकार के कोणों पे बिखर गई थी, ऐसे जैसे होते हैं ना सूल की तरह, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, ऐसे लटकी हुई थी वो टूट टूट कर अनेक कोणों पर। द होल स्टारबोर्ड साइड वल्ज्ड इनवर्ड्स, स्टारबोर्ड साइड का मतलब होता है राइट साइड जो होती है उसकी, शिप की जो होती है उसको स्टारबोर्ड साइड कहते हैं। तो जो राइट साइड था, पूरा का पूरा जो शिप का राइट साइड था वो वल्ज हो गया था इनवर्ड्स, अंदर की तरफ क्या हो गया था, अंदर की तरफ पिचक गया था, बल्ज हो गया था, उभार आता ना, एक तो बाहर की तरफ उभरना और एक अंदर की तरफ उभरना। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर, कौन कौन चीजें, कपड़े, क्रॉकरी, क्रॉकरी यानी जो बर्तन वगैरह होते हैं वो, चार्ट है ना, जो दिशा दिखाने वाले विभिन्न प्रकार के चार्ट, इंफॉर्मेशन वाले, टिन्स डिब्बे, टॉयज खिलौने, स्लोस्ड अबाउट, वो इधर उधर इन डीप वाटर, उस गहरे पानी में। गहरा पानी कहाँ भर गया बताओ, सब उसके अंदर भर गया था, जहाज के अंदर, उस गहरे पानी में इधर उधर डूब रहे थे। आई हाफ स्वेम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा तैर के आधा रेंग के बच्चों की केबिन में पहुंचा। वो दो बच्चे थे ना, उनकी बेटा जोनाथन था और बेटी सुजैन थी, उनके केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, क्या बच्चों तुम ठीक हो? येस दे आंसर्ड, उन्होंने कहा हाँ हम ठीक हैं। फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर की सीट से, अपर बंक, बंक किसको बोलते हैं, ऊपर की सीट जैसे होती है ना, जैसे बस में वो ट्रेन के अंदर ऊपर की बर्थ होती है उसको बोलते हैं अपर बंक। तो ऊपर की तरफ बैठे, तो अंदर तो पानी भर गया था उसके अंदर। बट माई हेड हर्ट से बिट, लेकिन मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। सैड स्यू, सुजैन ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आईज, है ना, अपनी आंखों के ऊपर एक तो बहुत बड़ी बम्प निकल आया था उसके, चोट लगी थी ना बेटा उस बच्ची को भी, क्योंकि उस शिप जो था उस वेव की वजह से क्या हो गया था, हिल गया था, है ना, टक्कर की वजह से। तो उस बच्ची का सिर कहीं टकरा गया होगा किसी उसमें जहाज में, और उसके आंखों के ऊपर क्या एक बहुत बड़ा सूजन आ गई थी, उभार आ गया था एक, है ना, बम्प निकल आया था उसके। सैड शिशु ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आईज, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास बम्प्ड हेड्स की चिंता करने के लिए समय नहीं था। अब वो कह रहा है कि मैं दुख तो था मुझे कि मेरी बेटी के जो है ना आँख के ऊपर एक बहुत बड़ा बम्प निकल आया है ना, सूज गया है, उसके चोट की वजह से खून बह रहा है वहाँ से, लेकिन मेरे पास उसके लिए समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक हैमर ढूंढने, स्क्रूज एंड कैनवस, अब क्योंकि वो टूट गया था ना उसका राइट साइड जो था, उसमें से पानी अंदर आ रहा था, तो अब उसको रिपेयर करना है लेखक को,
तो लेखक ने कह रहा है कि हैमर, स्क्रू और कैनवस, कैनवस पर्दा बोलते हैं, पर्दा ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस स्ट्रगल करता हुआ डेक पे पहुंच गया। लेखक वापस से स्ट्रगल करते हुए कहां पहुंच गए? डेक के ऊपर पहुंच गए। विद द स्टार्ट बोर्ड साइड बेस्ट ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, क्योंकि उस बोट का, उस शिप का जो स्टार्ट बोर्ड साइड थी, जो राइट की साइड थी उसकी, वो टूट गई थी, बेस्ट ओपन है ना, टूट के क्या हो गई थी? खुल गई थी, वो बहुत बड़ा उसमें एक छेद हो गया था। वी वर टेकिंग वाटर, इसी वजह से हम पानी प्राप्त कर रहे थे, अंदर पानी घुस रहा था प्रत्येक के लहर के साथ, जो कि हमारे उससे टकराती थी, प्रत्येक लहर के साथ उसमें क्या घुस रहा था? पानी घुस रहा था। कई जगह से वो क्या हो गई थी? टूट गई थी राइट साइड में, हमारा जो शिप था वो। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, अब लेखक कह रहे हैं कि अगर मैंने इनको रिपेयर नहीं किया, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम पक्का डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. जैसे तैसे मैंने मैनेज किया, मैंने कैनवस फैलाया एंड सिक्योर, और उसे टाइट बांध दिया स्क्रूज के द्वारा, वाटरप्रूफ हैच कवर्स है ना, कैनवस बांधा उसने, और वाटरप्रूफ हैच कवर्स है ना, पानी के प्रूफ जो होते हैं जिनमें पानी नहीं घुसे, इस तरह से कुछ दरवाजों के फ्रेम होते हैं, वो भी उसने कस दिए, क्योंकि पर्दा तो फिर भी फट सकता था, तो दरवाजों के कुछ कवर और कुछ पर्दा है ना, कैनवस जो है वो उसने क्या कर दिया? बांध दिया, जहां से वो टूटे हुए थे, जहां से वो जो शिप था वो टूटा हुआ था। अक्रॉस द गेपिंग होल्स है ना, जो छिद्र हो गए थे उसके अंदर, उनकी उन्होंने क्या कर दी? रिपेयरिंग कर दी। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ पानी अंदर आ रहा था, क्योंकि पूरी तरह से तो मरम्मत हो नहीं पाई थी, बट लेकिन मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब अधिकांश पानी जो था वो साइडों में डिफ्लेक्ट हो रहा था, साइडों में से जा रहा था, अर्थात कुछ पानी तो आ रहा था लेकिन अधिकांश पानी अब डिफ्लेक्ट हो गया था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब क्या हुआ कि जो हैंड पंप्स थे उनके पास, कुछ इलेक्ट्रिक पंप्स थे है ना, तो हैंड पंप्स जो होते हैं ना वो पानी सक करते हैं, और नीचे क्या होता है, वो पानी को जहां से सक करते हैं उस जगह पे क्या हो गया? कूड़ा करकट उनमें आके फंस गया, तो उससे वो क्या हो गए? होने लग गए, बंद होने लग गए, वो जो हैंड पंप्स थे ब्लॉक होने लग गए डेब्रीज की वजह से, कूड़ा करकट की वजह से, जो कि फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स है ना, केबिन्स के आसपास क्या हो रहा था, क्योंकि टक्कर से बहुत ज़्यादा चीज़ें टूट फूट गई थी ना, वो टूटी हुई जो कूड़ा करकट था वो किस में घुसने लग गया? हैंडपम्प्स के अंदर घुसने लग गया, तो इससे वो जाम होने लग गए, ब्लॉक होने लग गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो उनका इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। ये लोग कितना बोलते ना कि इतने सारे संकट एक साथ आते हैं। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, उस शिप के अंदर जो पानी का स्तर था वो बहुत ज़्यादा है ना, थ्रेटनिंगली है ना, एक खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया था। बैक ऑन द डेक, डेक के ऊपर मैंने पाया, आई फाउंड दैट अबाउट 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। जब लेखक वापस से डेक पे पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उस लहरों की टक्कर से है ना, जो उनके 2 स्पेयर हैंड पंप थे, एक्स्ट्रा जो हैंड पंप थे, वो फोरस्टे सेल है ना, जो वही मेन वो होता है उनका फोरस्टे सेल है ना, जो मास्ट की सपोर्ट होती है, मैंने बताया ना, जो उसमें एक मास्ट लगाता है, लोहे का पोल लगा रहता है, उसकी जो सपोर्ट की जो थी, वो मास्ट की जो सपोर्ट थी, वो जिब जो थी उसकी पाल जो होती है, वो द डिंगीज बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोट रखते हैं उसके अंदर है ना, कि माना शिप डूब जाए तो प्लास्टिक की बोट्स के सहारे से तैर के जाया जा सके वो। और जो मेन एंकर था उनका, जो मुख्य आंकड़ा था, हुक जो था, मैंने शुरू में बताया था आपको, हुक को नीचे डाल देते हैं, तो ये स्पेयर में पड़े हुए थे, ये स्पेयर रखते हैं, एक्स्ट्रा रखते हैं, वो सब क्या हो गए थे? रेंज्ड ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड का मतलब होता है बाहर फेंक दिए जाना है ना, वो तोड़ मरोड़ के क्या फेंक दिए गए थे? बाहर फेंक दिए गए थे लहरों के द्वारा। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है,
और वो कहाँ है? अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम फ्लोर के नीचे है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसे एक बाहर की पाइप के साथ कनेक्ट किया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि वो कार्य कर रहा था, वो ठीक था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग विद द रेडियो, है ना। जो रात थी वो निकली हमारी, एक बहुत एंडलेस हो गई थी वो रात, खत्म ही नहीं हो रही थी वो रात्रि। बिटरली कोल्ड रूटीन, है ना, हमारा एक बहुत ठंड, भयंकर ठंड पड़ रही थी, और हमारा जो रूटीन था वो क्या था? पंप करते जा रहे थे हम। स्टीयरिंग, उसको व्हील को, है ना, चला रहे थे। एंड वर्किंग द रेडियो, और जो रेडियो था उनका, उसको वर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि वो खराब हो गया था, है ना। जो रेडियो होता है ना, जो सिग्नल्स देता है ना। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स, हम हमारे मेडे कॉल्स का रिप्लाई नहीं पा रहे थे। मेडे कॉल्स का मतलब होता है इमरजेंसी कॉल्स करते हैं कि हम बहुत खतरे में हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो इस तरह के जो संदेश भेजते हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे उन मेडे कॉल्स का हम कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था हमें, है ना। अर्थात उनका जो रेडियो था वो क्या हो गया था? खराब हो गया था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि एक तरह से लेखक कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग नहीं था। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इस दूर दराज के हिस्से में हम जो पहुंच गए थे, वहां पर ऐसा घटित होना सरप्राइजिंग नहीं था। स्यूज हैड सोलन अलार्मिंगली, अब उनकी जो बेटी थी सुजैन, उसका जो सिर था वो बहुत ज़्यादा सूज गया था। सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और काली काली हो गई थी। एंड नाउ सी सोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने अब हमें एक गहरा कट दिखाया अपने आर्म के ऊपर। देखो बच्चे कितने थे, उन्होंने सहन करते रहे वो, है ना। डीप कट लग गया था उसकी आर्म, उसकी जो आर्म थी उसके ऊपर, और उसकी आंखें जो है ना काली काली, और उनके ऊपर भयंकर जो है ना सूजन हो गई थी ऊपर। When I asked why she had not made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा मेरी बेटी से कि बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुमको इतनी ज़्यादा चोट लगी है, तो she replied, उसने उत्तर दिया, पापा I did not want to worry you, मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। When you were trying to save us all, क्योंकि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं आपको बताती, तंग करती, तो आप अपना सारा ध्यान कहाँ लगा देते? मेरे ऊपर लगा देते, और हमारा सिप क्या हो जाता? डूब जाता। देखो कितनी प्यार भरी कहानी है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।